सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आर्टिकल 14 के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। समानता के अधिकार में हम कड़ी के से जोड़कर कड़ी को और आगे बढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई थी और हमने उसमें पढ़ा था कि आर्टिकल 14 समानता एकदम बड़े व्यापक स्तर पर समानता की बात करता है, जबकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 ये आर्टिकल 14 के ही उपभाग के रूप में काम करते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में समानता को स्थापित करते हैं। तो हम आर्टिकल 15 को आज समझते हैं। आर्टिकल 15 में क्लोजेस ज़्यादा हैं, थोड़े से कुछ और क्लोजेस की बात की गई है, उनकी सबकी हम चर्चा करते हैं। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 में बात की गई है कुछ आधारों पर भेदभाव के निषेध की। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, कुछ आधार बताए गए, हम उन आधारों की बात करेंगे। आर्टिकल 15 का पहला क्लोज क्या कहता है, यहां से बात शुरू होती है। आर्टिकल 15 का पहले क्लोज में कहा गया, कई क्लोजेस आगे आएंगे, हम बात करेंगे उनकी। पहला क्लोज ये कहता है कि आर्टिकल 15 का कि राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो देखिए पहले उसे लिखेंगे तब आपके वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसमें कहा गया कि राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। आप हेडिंग डालिए अनुच्छेद 15। आर्टिकल 14 तक कल हमने पढ़ ही लिया था। आगे एक लाइन छोड़ के अनुच्छेद 15 लिखें। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध लिखें। आर्टिकल 15(1) यहाँ देखें, पहले अनुच्छेद 15(1) जरूर लिखना, क्योंकि इसको हम समझेंगे और लिखेंगे, उसके बाद 15(2) लिखेंगे। तो सिर्फ 2 लिखेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आर्टिकल 15(1), 15(2) लिखेंगे तो थोड़ा सा आप उसको पहचान पाएंगे कि आर्टिकल 15 के वो जो क्लोज वाला हिस्सा है। इसमें देखिए समझिए क्या है, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर समझिए आप कि राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि पहली बात तो राज्य विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार और संसद इस विभेद नहीं करेगी। हमने आर्टिकल 12 जब पढ़ा था तब भी मैंने इसका उदाहरण दिया था आपको। तो राज्य विभेद नहीं करेगा का मतलब राज्य के दायरे में आर्टिकल 12 में जो दिया गया वो सारा सब कुछ आ गया, जिसमें केंद्र सरकार आ गई, संसद आ गई, राज्य सरकार और विधानमंडल आ गए, स्थानीय प्राधिकारी आ गए, पंचायती नगर पालिकाएँ वगैरह, और अन्य प्राधिकारी भी आ गए, जिसमें जितनी भी कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रम और ऐसी कंपनियां जिनमें सरकार की अंशतः या पूर्णतः जो भी भागीदारी है वो सारे के सारे आ गए। तो वो राज्य, वो जो ये सब चीज़ें हैं, वो सब नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन विभेद नहीं करेगा इसके लिए कुछ आधारों की बात की गई है। और कितने आधार बताए गए हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ये कि कुल 5 आधार बताए गए कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। मोटे मोटे तौर पे सीधी बात ये समझिए कि राज्य नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले एक बात और समझिए, यहाँ नागरिक शब्द है, ये विभेद किस में नहीं करेगा, नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। जो नागरिक हैं उनमें विभेद नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब है जो नागरिक नहीं है उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो सीधी बात आप ये समझिए कि आर्टिकल 15 है, 15(1) में जो अधिकार दिया गया, आर्टिकल 15 पूरे की हम बात कर लेते हैं, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये अधिकार केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त
प्राप्त है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि यहाँ नागरिक शब्द लिखा गया। आर्टिकल 14 में हमने व्यक्ति शब्द पढ़ा था, वो आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक है चाहे विदेशी है, सभी को प्राप्त है। जबकि आर्टिकल 15 में नागरिक शब्द लिखा गया, इसका अर्थ ये है कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, फिर पहली बात तो राज्य वाली आ गई, दूसरी बात नागरिक वाली आ गई, तीसरी बात समझिए ये 5 आधार बताए गए कि इन 5 आधारों पर भेदभाव वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है केवल, इस केवल की इंपॉर्टेंस बहुत है। ओनली शब्द लिखा गया है, केवल शब्द का अर्थ क्या है? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, ये बात तो है, लेकिन केवल 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, इसका मतलब यह है कि इन 5 के अलावा अन्य यदि कोई आधार हुआ तो उस अन्य किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। सीधा सा मतलब इसका यह है कि केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, इन 5 के अलावा अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव वो किया जा सकेगा, किया जा सकता है। तो वो केवल शब्द को भी हम थोड़ा सा लिखेंगे इसमें। तो ये कुछ बातें हैं आर्टिकल 15(1) के संदर्भ में। 15(2) हम आगे पढ़ेंगे, आप पहले 15(1) को लिखें। आर्टिकल 15(1) आपने लिख लिया होगा, इसके आगे लिखें, आप लिखें। राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या के रूप में हम लिख लेते हैं, लिखें आप। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। मतलब आर्टिकल 14 तो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। आर्टिकल 15 वो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ठीक है, ये राज्य शब्द लिखा गया है तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है आर्टिकल 15। तो लिखें, यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति शब्द नहीं लिखा गया है। राज्य ऐसा नहीं करेगा, व्यक्ति विभेद कर सकता है। 15(1) की जहाँ तक बात है, 15(2) में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें व्यक्ति को भी निषेधित किया गया है। तो ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। लिखिए अगली पंक्ति में, यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, विदेशियों को नहीं। लिखिए अगली पंक्ति में, इस अधिकार के तहत धर्म, मूलवंश, इसी क्रम में लिखना है, ध्यान रखना है। आप लोगों के साथ हम सभी लोगों की दिक्कत है, हम सभी लोगों को ऐसा होता क्या है कि हमें आदत इस बात की है कि धर्म के बाद जाति शब्द बोलने की आदत है। हम अक्सर कोई भी बात करते हैं तो एक डेली रूटीन में बोलने की आदत है कि धर्म, जाति। तो यहाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, धर्म के बाद जाति नहीं है, मूल वंश है, उसके बाद जाति शब्द है। संविधान में जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित आर्टिकल 15(1) में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को पहले से बाद के क्रम में लिखें, और इन 5 का क्रम पूछा गया, ऐसा हुआ है कई बार। तो इसी क्रम में ध्यान रखना है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव को निषेधित किया गया है, भेदभाव को निषेधित किया गया है, भेदभाव को निषेधित किया गया है। लिखिए अगली पंक्ति में, अनुच्छेद 15(1) में प्रयुक्त देखिए, अगर दिक्कत है आपके लिखने में तो ये अनुच्छेद 15(1) में प्रयुक्त केवल शब्द से तात्पर्य है, प्रयुक्त केवल शब्द से तात्पर्य है
कि इन पांच आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर, इन पांच आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अन्य किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये पांच आधार बताए गए, वो ध्यान रखना है। ठीक है, भेदभाव किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिकल 15(2) की बात करते हैं। अनुच्छेद 15(2). आर्टिकल 15(2) में क्या कहा गया है उस ध्यान से समझना। आपने अभी पिछले कुछ दिनों पहले, लगभग साल भर पहले, एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। बड़ी फेमस फिल्म हुई थी, सामाजिक मुद्दों पर एक बहुत ही बेहतर मूवी थी। और उस आर्टिकल 15, वो जो मूवी थी, उसका सीधा संबंध आर्टिकल 15(2) से है। आर्टिकल 15(2) में वो जो शब्दावली है, आप उसे जब पढ़ेंगे और यदि आपने वो मूवी देखी है तो आप उस मूवी के पूरे सार को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि उसमें असल में किस बात का संदेश वो दिया गया है। आर्टिकल 15(2) कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर अब यहां इसमें दो बिंदु बताए गए हैं, ए और बी। तो ए में तो क्या लिखा गया है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा मनोरंजन के स्थान, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से तथा फिर लिखा गया यहाँ पे बी। तो इनमें तो प्रवेश करने से, ये पूरा जब लिखेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तथा अंशतः या पूर्णतः राज्य वित्त पोषित या राज्य निधि से बनाए गए, राज्य वित्त पोषित लिख लीजिए, राज्य निधि से, राज्य की निधि से साधारण जनता के प्रयोग या उपयोग, एक ही बात है, उपयोग हेतु निर्मित। यहां से वो शब्द असली शुरू हो रहे हैं। इसमें तो समझिए कि राज्य निधि से निर्मित वो कौन से, वो जो आम जनता के काम के लिए वो बनाए गए हैं। क्या क्या बनाए गए हैं, कुओं, तालाबों,
स्नान घाटों, यहाँ ध्यान रखना स्नान घर नहीं है, स्नान घाटों, सड़कों, अथवा तथा लिखें इसे, तथा समागम के स्थानों, समागम के स्थानों का उपयोग करने से, अब यहां देखिए दोनों वाक्य मिल गए, यहां से आगे लिखें, से यहां आगे वंचित नहीं होगा, वंचित नहीं होगा। ये यहां से जुड़ गया कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं होगा। किन चीजों से वंचित नहीं होगा? इन दो चीजों से वंचित नहीं होगा। ये ध्यान से समझना आप इस बात को, इसको लिखना एक बार बाद में, एक बार पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं होगा। और वंचित किससे नहीं होगा? तो दो चीजें के ये दो बिंदु हैं। पहली बात तो प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा। और प्रवेश करने से, किसमें प्रवेश करने से? तो इसमें चार बातें लिखी गई। एक तो दुकानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, दूसरा सार्वजनिक भोजनालयों में प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, तीसरा होटलों में प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, और चौथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा। तो वहाँ तो प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा। और दूसरा है उपयोग करने से वंचित नहीं होगा। और किसका उपयोग करने से? इसमें 5 शब्द हैं। पहला है कुओं का उपयोग करने से वंचित नहीं होगा, तालाबों का उपयोग करने से वंचित नहीं होगा, स्नान घाटों का उपयोग करने से वंचित नहीं होगा, इसके अलावा सड़कों का उपयोग करने से वंचित नहीं होगा, और समागम के स्थानों का उपयोग करने से वो वंचित नहीं होगा। तो ये 5 शब्दावलियाँ इसमें यूज की गई है। इसमें है वो 5 शब्दावलियाँ हैं, इसमें 4 शब्दावलियाँ हैं। तो 4 स्थानों का में तो प्रवेश करने से वंचित नहीं होगा, और 5 स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं होगा। लेकिन खास बात ये ध्यान रखें आप कि यहाँ दूसरे बिंदु में लिखा है कि वो अंशतः या पूर्णतः राज्य की निधि से साधारण जनता के उपयोग हेतु निर्मित, मतलब उन 5 जो चीजें हैं, कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और समागम, उनका उपयोग करने से वंचित नहीं होगा। लेकिन वो जो कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और समागम के स्थान है, वो कैसे होना चाहिए? वो राज्य की निधि से निर्मित होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए जिनको राज्य के पैसों से वो बने हैं और आम जनता के उपयोग के लिए बने हैं। तो उन चीज़ों का उपयोग करने से वंचित वो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई ऐसा कुआं जो किसी व्यक्ति का प्राइवेट अपना पर्सनल कुआं है, उसका उपयोग करने से वंचित किया जा सकता है। वहाँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति, अगर उसका कुआं व्यक्तिगत है, यदि ऐसा है और वो कहे कि आर्टिकल 15(2) मुझे इजाज़त देता है आपके कुएं में से पानी भरने की, आप मुझे मना नहीं कर सकते, मुझे अधिकार प्राप्त है, तो आपका दावा वहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि वो कुआं वो राज्य निधि से पोषित नहीं है, राज्य निधि से निर्मित नहीं है, वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति है। ठीक है ना? लेकिन अगर वो राज्य निधि से पोषित है, राज्य निधि से निर्मित है और आम जनता के उपयोग के लिए बनाया गया है, तो फिर उसका उपयोग करने से वंचित वो नहीं होगा। ये ध्यान रखना आपको। तो इससे पहले आप ये समझिए, पहली बात तो ये भी नागरिक शब्द लिखा गया, तो नागरिक वंचित नहीं होगा। ये भी विदेशियों को, आर्टिकल 15 तो पूरा ही नागरिकों के लिए है, ये समझ लीजिए आप। और ये वही 5 आधार बताए गए जो 15(1) में है। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। किसको? नागरिकों को। और इन 2 चीज़ों में कुछ स्थानों पर प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा और कुछ स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जिस मूवी की मैं बात कर रहा था, उसमें सामाजिक न्याय की इसी पृष्ठभूमि पे वो फिल्म लिखी गई, उस फिल्म को फिल्माया गया और उस कहानी में बताया गया किस तरीके से समाज का एक हिस्सा वो एक तरीके से उपेक्षा के भाव में जीता है और उसे एक तरीके से न्याय वो नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वर्षों से हमारे यहाँ आर्टिकल 15(2) को क्यों स्थापित किया गया, उसके पीछे क्या एक मकसद आप ये समझिए कि उसके पीछे का दर्शन और आदर्श आप ये समझिए
कि जिस तरीके से भारतीय समाज में और सदियों से परंपरा चलती रही, सदियों से जिस तरीके से समाज में सामाजिक हमारा ढांचा चूंकि इस प्रकार का रहा कि वर्ग विशेष को हमने एकदम बहुत पशु तुल्य समझ लिया, किसी एक वर्ग विशेष तो हमने बिल्कुल देवतुल्य समझ लिया, और व्यक्ति के बीच में जो इतने बड़े स्तर का जो भेदभाव वो हमारी सामाजिक व्यवस्था ने स्थापित किया, इस भेदभाव को बगैर कानून का सहारा लिए, बगैर संविधान का सहारा लिए समाप्त किया जाना संभव नहीं था। और चूंकि वहाँ पर भेदभाव इतने बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पे हमारे समाज में थे कि हमारे यहाँ कुओं तालाबों जैसे सामान्य चीज़ों पर भी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाना, कि उच्च जाति और निम्न जाति में व्यक्ति और व्यक्ति को बांट देना, पूरे समाज को बांट देना, और किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष को अछूत मान लेना इस तरीके से कि वो उसने अगर किसी वस्तु को छुआ, उसका उपयोग किया, तो फिर वो वस्तु अपवित्र हो जाएगी। किसी व्यक्ति को अगर उसने छू लिया तो वो व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा। ये जो एक तरीके से अमानवीय परंपराएं वो हमारे समाज में व्याप्त थी, उन परंपराओं को समाप्त करने के लिए ये 15(2) बहुत ज़रूरी था। तो 15(2) के लिए खास बात आप ध्यान रखें, राज्य शब्द का चूंकि इसमें यूज़ नहीं है, तो ये अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है। राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति, किसी नागरिक को वंचित नहीं कर सकता, और कोई ये व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है, कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को इसका उपयोग करने से वंचित नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15(2) है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए, समाज में समानता स्थापित करने के लिए, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखें आप, इसको पहले वीडियो पॉज कीजिए, पूरे आर्टिकल 15(2) को लिखें, उसके बाद हम इसकी व्याख्या के रूप में तो कुछ बातें और लिखते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं जस्ट आगे बढ़ रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पहले आप लिखें, हम आगे बात करता हूँ। तो ठीक है, आगे देखें आप, लिखें आप इसमें व्याख्या के रूप में कुछ बातें लिख लीजिए इसमें, वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। आपने अगर मूवी देखी है तो आपको ये पता होगा कि आयुष्मान खुराना अपने उस पुलिस स्टेशन पे अपने ऑफिस के सामने और एक पर्चा चिपकाता है, तो वो जो पर्चा चिपकाता है उसमें जो भाषा आती है इंटरवल से जस्ट पहले, वो यही आर्टिकल 15(2) की सेम यही भाषा है। ठीक है, वो ये जो कोई नागरिक केवल धर्म मूलवान जाति, ये पूरी की पूरी भाषा वहाँ पे है। तो लिखें, व्याख्या के रूप में लिखें, लिखें इसमें अनुच्छेद 15(1) जहां केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, अनुच्छेद 15(1) जहां केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 15(2) वहीं अनुच्छेद 15(2) राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें अनुच्छेद 15(2) को अनुच्छेद 15(2) को संविधान में भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए शामिल किया गया। सामाजिक असमानता की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए शामिल किया गया, शामिल किया गया। ठीक है,
अनुच्छेद 15 के बारे में एक बात शायद मैं आगे भूल जाऊं, उसको मैं यहीं लिखा देता हूं। आर्टिकल 14 में आपने देखा कि ये प्राकृतिक न्याय से संबंधित है, आर्टिकल 15 सामाजिक न्याय से संबंधित है। इसमें सामाजिक न्याय की संकल्पना है, तो लिख लें आप, इसको यहीं लिख लें। अनुच्छेद 15 में सामाजिक न्याय की संकल्पना निहित है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक न्याय की संकल्पना निहित है। सामाजिक न्याय की संकल्पना निहित है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें इस अनुच्छेद में उपरोक्त 5 आधारों पर, ये 5 आधार वापस लिखने की जरूरत नहीं, वही 5 आधार हैं। उपरोक्त 5 आधारों पर कुछ स्थानों में प्रवेश करने से तथा कुछ स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं करने का प्रावधान किया गया है, कि वंचित नहीं किया जा सकेगा, उपयोग और प्रयोग, उस कुछ स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकेगा और कुछ स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें। अच्छा, आपने लिखा ना कुछ स्थानों का प्रवेश करने से, तो वहाँ कोष्टक में लिख लीजिए 4, वो थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। और मैंने लिखा है ना कुछ स्थानों का उपयोग करने से, तो वहाँ लिख लीजिए कोष्टक में 5, ये 5 स्थान है। और इसे क्रम में याद रखें आप, जिस क्रम में लिखा हुआ है। तो जब याद ही करना तो क्रम में याद कर लेते हैं फिर। तो पहले जो 4 हैं जहाँ प्रवेश करने से है, तो आप ध्यान रखें, पहले है वो है दुकानों, फिर सार्वजनिक भोजनालयों, फिर होटलों, और फिर चौथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों। इसी तरीके से आर्टिकल 15(2) में जो बी लिया गया है, उसमें क्या है, 5 चीज़ें हैं। पहला है कुओं, फिर तालाबों, फिर तीसरा वो है स्नान घाटों, फिर चौथा है सड़कों, और 5वां है समागम के स्थानों। इस तरीके से उनका उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो राज्य निधि से पोषित होनी चाहिए। तो लिखें आप, लिखें कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा समागम के स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं करने का प्रावधान केवल ऐसे उन स्थानों के लिए है जो राज्य निधि से निर्मित है, राज्य निधि से निर्मित है। अर्थात किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत ऐसे स्थानों का उपयोग करने का दावा इसके अंतर्गत नहीं आता। मतलब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग करने के लिए जो है ना, ये मेरा अधिकार, वो नहीं कर सकता इसमें। चलिए, ये आर्टिकल 15(2) की बात है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5), वो आगे और बात करते हैं। मैं समझता हूँ आपको अब तक समझ आ रहा होगा।
15(1) और 15(2). देखिए 15(3) क्या बात कहता है। अच्छा, एक बात और समझिएगा आप, हमने 15(1) और 15(2) पढ़ा है। 15(1) में भी और 15(2) में भी एक बात कॉमन है, इसमें कहा गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन दोनों में ही कहा गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कितने आधारों पर नहीं किया जाएगा? 5 आधारों पर नहीं किया जाएगा। दोनों में ही सेम बात है। ये जो दो बातें सेम है आर्टिकल 15(1) और 2 में, दोनों में, समझ रहे हैं आप। लेकिन आगे जो आप आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) पढ़ेंगे, 15(1) और 2 जहां भेदभाव को निषेधित करते हैं कि इनका भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहीं आर्टिकल 15(3), 15(4) और 15(5) ये कहते हैं कि कुछ इनमें भेदभाव किया जा सकता है। वो भेदभाव का पक्ष लेते हैं एक तरीके से कि कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। हालांकि वो जो भेदभाव किया जाता है वो तर्कसंगत आधार बताए गए हैं, इसलिए उसे तार्किक असमानता कहा जाता है, या तर्कसंगत असमानता वो कहा जाता है। वो भी समानता का ही एक रूप है, ये समझिए आप। तो आर्टिकल 15(3) को आप समझेंगे तो अब इस बात को, ये जो हमने बात की है, इसको ज़्यादा और अच्छे से समझ पाएंगे। 15(3) ये कहता है, और आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों आर्टिकल 15(3) महिलाओं और बच्चों के बारे में कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध, विशेष प्रावधान वो किए जा सकते हैं। तो राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध किए जा सकेंगे। वैसे इसकी भाषा थोड़ी सी अलग है, लेकिन मैंने थोड़ा सरल करके आपको लिखाया है। इसकी भाषा तो ये है कि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए किए गए विशेष उपबंध, ये आर्टिकल 15 इसे निवारित नहीं करेगी। ये इसमें कहा गया है कि ये अधिकार है, ये प्रावधान है, वो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, ये इसमें कहा गया। लेकिन वो शब्द आपके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती, तो आप ये समझिए इसमें सीधा सीधा है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध कर सकता है, राज्य द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो राज्य ऐसा कर सकेगा। यहाँ देखें, हम जो बात करें कि 15(1) और 2 में भेदभाव नहीं करने की बात की गई, और यहाँ भेदभाव करने की बात की गई है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, ये भेदभाव तो हुआ। यदि कोई पुरुष कह दे कि देखिए आर्टिकल 15(1) और 2 तो कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो 5 आधार में लिंग भी तो है, तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और 15(3) कह रहा है कि महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, तो ये लिंग के आधार पर भेदभाव ही तो है। लेकिन देखें, जब हम इसको थोड़ा सा व्यापक नज़रिए से देखें, थोड़ा सा बड़ी सोच रख के देखें, तब हम इस बात को पाएंगे कि महिलाएं और बच्चे दोनों ही समाज का एक वंचित तबका है, एक ऐसा तबका है, एक ऐसा वर्ग है जो सदैव से, सदियों से और समाज के हाशिए पर रहा, समाज की मुख्य धारा में असल में इसको वो स्थान नहीं मिल पाया, महिलाओं को खास तौर से, जो स्थान वास्तव में उनको मिलना चाहिए था। शुरू से ही हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार का रहा, हमारी सामाजिक संरचना इस प्रकार की रही कि महिलाएं हमेशा दूसरे दर्जे पर रही, और उनको वो अधिकार, तमाम अधिकार वो प्राप्त नहीं हो सके जो उनको प्राप्त होने चाहिए एक मानव होने के नाते। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं की स्थिति हमारे भारतीय समाज में हमेशा से वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। तो चूँकि उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उन्हें संघर्ष, एक तरीके से उनको वो उतने अवसर प्राप्त नहीं हो पाए जितने किसी पुरुष को प्राप्त हो पाते हैं। इसी तरीके से उनका पालन पोषण शुरू से ही ऐसे परिवेश में होता है कि जहाँ पे हमारा भारतीय समाज का ढांचा ऐसा है कि जहाँ लड़के का जो पालन पोषण है वो थोड़ा सा
अलग तरीके से होता है, और लड़की का जो पालन पोषण है उसमें बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारी इस तरीके की वो उसके ऊपर सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से लड़कों में दबंगई आ जाती है और लड़कियों में एक अलग तरीके का हिचकपन और थोड़ा सा संकोच समझ लीजिए आप, जिसमें कि वो अपने आप को थोड़ा सा कमतर समझने की एक तरीके से प्रवृत्ति वो भारतीय समाज में वो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं कमतर होती है, लड़कियां कमतर होती है। इसका कारण ये है कि हमने उस अपनी परवरिश में उस पूरे सामाजिक ढांचे को इस प्रकार से निर्मित किया है कि जहाँ से महिलाओं को एक तरीके से ऐसा एहसास कराया जाता है, उनको अंदर से अपना एहसास होता है कि वो कम है। तो चूँकि वो वंचित वर्ग रहा, चूँकि महिलाएं हमेशा से समाज में उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध रहे, बहुत सारी इस तरीके की वो रिस्ट्रिक्शंस रहे, जिसकी वजह से वो समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। इसलिए ये किया गया है कि यदि इस पिछड़े वर्ग को, इस वंचित वर्ग को, इस हाशिए पे स्थित वर्ग को यदि मुख्य धारा में शामिल करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस वर्ग को कुछ विशेष ऐसी सुविधा दें ताकि वो वर्ग उसमें चेतना आए, उसमें जागरूकता आए और वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, और मुख्य धारा में शामिल होकर पूरे भारतीय समाज के विकास में अपना योगदान दें। इसके अलावा बच्चों की बात करें तो बच्चे तो वैसे भी जागरूक नहीं होते, उनमें बुद्धि का विकास, समझ का विकास इतना बेहतर तरीके से हो नहीं पाता, सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती। तो चूँकि उनमें जागरूकता का अभाव है, इसलिए उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए उन बच्चों के लिए भी विशेष उपबंध यदि किए जाएँ अगर, तो ये एक तरीके से इस आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है। तो ये इसमें किया गया, मतलब भेदभाव करने की बात की है। लेकिन जब आप इस भेदभाव को देखेंगे तो आप पाएंगे, आप भी इस बात से सहमत होंगे और आप पाएंगे कि ये जो भेदभाव है वो तर्कसंगत भेदभाव है। ये एक तरीके से उस समानता के सिद्धांत को कम नहीं करता बल्कि और ज़्यादा उसे बढ़ा देता है। क्योंकि जब हम एक तरीके से पीछे के लोगों को, जो बहुत पीछे स्थित हैं, उसको अगर हम थोड़ा सहारा देकर आगे लाने की कोशिश करते हैं जिससे पूरे समाज को अंततः फ़ायदा होने वाला है, तो वो समानता का उल्लंघन नहीं है बल्कि उस समाज में समानता ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कायम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए आर्टिकल 15(3) लिखें आप इसको, हम लिखते हैं इसके आगे कुछ। अनुच्छेद 15(3), वीडियो पॉज करके लाइन लिख लीजिए, लिखें इसके आगे, लिखें। अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2) में, अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2) में जहाँ भेदभाव को निषेधित किया गया है, जहाँ भेदभाव को निषेधित किया गया है, वहीं अनुच्छेद 15(3), 15(4) तथा 15(5) में, 15(3), 15(4) तथा 15(5) में, 15(5) में तर्कसंगत आधार पर भेदभाव का समर्थन किया गया है। तर्कसंगत आधार पर भेदभाव का समर्थन किया गया है। तर्कसंगत आधार पर भेदभाव का समर्थन किया गया है। ठीक है, लिखें इसमें। तो इसका सीधा सा, इसका अगर तात्पर्य समझें, हम इसका मकसद समझिए तो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ऐसा किया गया। और इसके बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय भी एक तरीके से आर्टिकल 15(3) से ही प्रभावित है और उसी से प्रभावित होकर एक मंत्रालय की स्थापना की गई, महिला और बाल विकास। चलिए 15(4) की हम बात करते हैं आगे। आर्टिकल 15(3), देखिए 15(4) लिखे मत एक बार, एक तो वरना चाहे लिख लीजिए, वो तो बाद में भी लिख लेंगे हम। आर्टिकल 15(3), 15(1), 15(2) और 15(3) ये मूल संविधान का हिस्सा थे। जब 1950 में संविधान लागू हुआ उसी समय 15(1), 2 और 3 तीनों क्लॉजेज आर्टिकल 15 के वो इसमें शामिल थे। लेकिन
बाद में 2 क्लोजेस और जोड़े गए। आर्टिकल 15(4) बाद में जोड़ा गया और 15(5) बाद में जोड़ा गया। कब कब जोड़ा गया और इनमें क्या क्या है वो बात करेंगे हम। तो 15(4) को जोड़ा जाता है पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें जहां महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपाय की बात की गई, इसमें कह दिया गया है कि राज्य वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु विशेष उपाय, विशेष उपबंध कर सकेगा। इसमें कहा गया राज्य अनुसूचित जाति का मतलब SC, अनुसूचित जनजाति का मतलब ST, तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, देखिए 2 आधार बताए गए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष उपाय कर सकेगा। और ये जोड़ा गया, ये जो उपबंध जोड़ा गया, ये जोड़ा गया कब, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। चलिए इसको लिखें। पहले आर्टिकल 15(4) को लिख लीजिए। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष उपाय या विशेष प्रावधान कर सकेगा। ठीक है, पहले संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। तो देखिए इसमें एक बात लिख लीजिए कि अनुच्छेद 15(1), 15(2) तथा 15(3) मूल संविधान का हिस्सा थे। लिखें, अनुच्छेद 15(1), 15(2) तथा 15(3) मूल संविधान का हिस्सा थे, मूल संविधान का हिस्सा थे। जबकि अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 15(5) बाद में जोड़े गए, तो ये तो पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें देखिए अनुसूचित जाति जनजाति की बात की गई है और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के 2 आधार बताए गए हैं पिछड़े वर्गों के। एक तो सामाजिक दृष्टि से और दूसरा शैक्षणिक दृष्टि से। पिछड़े वर्ग, इन 2 आधारों पर पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय कर सकेगा वो। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की बात नहीं की गई है, ध्यान रखना। देखें अनुच्छेद 15(5) और आर्टिकल 15(5) क्या कहता है। आर्टिकल 15(5) कहता है कि राज्य, सेम आर्टिकल 15(4) की जैसी सी भाषा है, थोड़ा सा अलग है, कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु
पिछड़े वर्गों के शिक्षण संस्थाओं तो यहां लिख लेना सरकारी तथा निजी दोनों में प्रवेश हेतु विशेष उपाय या विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान कर सकेगा। और ये जोड़ा गया कब? ये जोड़ा जाता है 93वां संविधान संशोधन 2005। देखें, राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु, तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपाय कर सकता है। किस किस का? एससी का, एसटी के लिए और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए। और कौन सी शिक्षण संस्थाओं में? सरकारी शिक्षण संस्थाएं भी उसमें शामिल है और निजी भी शामिल है, दोनों शामिल हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं में भी कर सकता है, ध्यान रखना है, दोनों इसमें शामिल है। तो पहले तो वीडियो को पॉज करके लिखें ऐसा कैसा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखें अब आगे। देखें, अब इसमें देखें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और शिक्षण संस्थाओं में सरकारी और निजी दोनों शामिल हैं। लेकिन एक खास बात ध्यान रखनी है कि इसमें आर्टिकल 30 के तहत जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाओं का जिक्र किया गया है, वो अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाएं वो इस दायरे में नहीं है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो लिखें, आप लिखें, नोट करके लिख लीजिए एक बात, लिखें, इन शिक्षण संस्थाओं में सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाएं, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित तथा संचालित शिक्षण संस्थाएं इनके अंतर्गत शामिल नहीं है, इनके अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका मतलब ये प्रावधान वो अल्पसंख्यकों वाली शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आर्टिकल 15(5). तो इस तरीके से आर्टिकल 15 को हमने पढ़ा है। अब देखिए आर्टिकल 16 को हम पढ़ेंगे कल। आर्टिकल 16 बड़ा व्यापक है, आरक्षण से संबंधित मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, नौकरियों से संबंधित वो आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन में अवसर की समता। तो आर्टिकल 15 को जब आप समझ पाएंगे तभी आप आर्टिकल 16 तक पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले आर्टिकल 15 को बहुत अच्छे से समझिए। आर्टिकल 16 में भी क्लॉजेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें क्लॉज हैं, तो उनको भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप आर्टिकल 15 को जब अच्छे से समझ पाएंगे तो आर्टिकल 16 आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।